हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें क्या सिनेरियो चल रहा था। तो वही जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसको हम 3 चीज़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी क्या सिचुएशन थी, सेकेंड हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी क्या सिचुएशन थी, एंड थर्ड आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे आपको हेडिंग देख के लग रहा होगा कि कॉलोनियल रूल यानी कि जो ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी, किस तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, वो सारा हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे फीचर आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है विच शोज अ लो और अ वेरी लिटिल ग्रोथ, यानी कि चाहे तो वो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही या ग्रो कर रही है तो बहुत ही स्लो रेट से, ठीक है। उसमें जीडीपी की अमाउंट बहुत कम है, वहाँ पे जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं वो बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज अ नॉन वाइब्रेंट इकोनॉमी, जिसमें कुछ हो नहीं रहा है, हलचल नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना वायरस के करके हमारी जो इकोनॉमी क्या है उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई है। तो वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही लो ग्रोथ शो कर रही थी। ऐसे ही एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस फेज में थी तो तब भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। नेक्स्ट आपका फीचर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। ये भी सिमिलर ही है क्वाइट कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड थी, पुअर थी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों में अगर हम कंपेयर करें, जीडीपी ग्रोथ देखें, पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो सब कुछ कम था। आई होप आपको पता होगा पर कैपिटा इनकम होती है कि एवरेज इनकम जो नॉर्मल जितनी भी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे आपकी एवरेज इनकम निकलती है। तो एवरेज इनकम बताती है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा कितने पैसे अर्न कर रहा है ड्यूरिंग एन ईयर, तो वो भी बहुत ही कम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड आपका फीचर आता है पुअर परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी वन ऑफ द बैकवर्ड सेक्टर था इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इनपुट्स अच्छे नहीं थे, हमारी जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही कम थी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी और हाईली डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ पर हमारे पास इरीगेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, साथ ही में ही हमारे पास यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत कम था, इनपुट्स बहुत कम थे, मशीन्स बहुत कम थी, जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक बैकवर्ड सेक्टर होता था इंडियन इकोनॉमी का। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था, यानी इंडस्ट्रीज थी तो बट बहुत ही कम थी। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 4-5 बड़ी इंडस्ट्रीज थी, बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और नहीं थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में भी गिनी चुनी 4-5 इंडस्ट्री थी जो अच्छे से प्रॉफिट्स में अर्न कर रही थी, बाकी बहुत ही बैकवर्ड उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था तो एग्जिस्टेंस में, बट बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग लेवल पे था कि अभी जब इंडिपेंडेंस हुई तो उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पॉवर्टी, एंड आई होप सबको पता है पॉवर्टी मीन्स गरीबी। की हमारी जो इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लो क्लास या मिडिल क्लास, ठीक है। तो पॉवर्टी बहुत ही हाई स्केल पे थी। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे फार्मर ऐसे थे जो लैंडलेस थे, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, ना उनके पास कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम था। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो लोगों के पास इतनी भी मनी नहीं थी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पॉवर्टी प्रिवेल कर रही थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, रोड्स, ब्रिज, डैम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो वो भी बहुत ही बैकवर्ड थी उस टाइम पे। रोड्स इतने अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं थी जितनी आज के टाइम में है, ब्रिज नहीं बने हुए थे, डैम्स बहुत ही कम डैम्स थे, ठीक है। ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा मीडियम था, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी जितनी आज के डेट में है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बैकवर्ड, बहुत ही पुअर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हाईली डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। आपको पता होगा कि अगर हम कुछ फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट। तो हम उस टाइम पे इम्पोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि हमारी इकॉनमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा एडवांस था नहीं कि वो यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकें। तो हम जो बेसिक चीज़ें थी, इवन फूड क्रॉप्स भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हम बाहर से ही इम्पोर्ट करते थे, हम इम्पोर्ट पे डिपेंड थे। और अगर एक इकॉनमी इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड होती है, इम्पोर्ट तो हम आज भी करते हैं बट हम उस पर डिपेंड नहीं है इतना, बट अगर हम ज़्यादा डिपेंड रहते हैं तो उससे हमारी करेंसी की वैल्यू, हमारी इकॉनमी डाउन 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 होती रहती है। तो वो भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी हमारी इकॉनमी में कि हम इम्पोर्ट पे डिपेंड कर रहे थे, कि इम्पोर्ट से ही हमारी जो इकॉनमी की बेसिक नीड्स थी वो पूरी हो पा रही थी। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है कि अर्बन एरिया यानी कि सिटीज़ वगैरह, तो उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड ऐसे एरिया थे जिनको हम अर्बन एरिया कंसिडर कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द एरिया रूरल एरियाज थे, बहुत ही बैकवर्ड थे, वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव थे। उसके अलावा भी कुछ सेमी अर्बन एरियाज थे बट वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ही कम थी। जैसे आज के डेट में आप जाते हो मुंबई हो गया, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तो ये बहुत ही मॉडर्न सिटीज़ बन चुकी है। बट उस टाइम पे कोई भी ऐसी बड़ी सिटीज़ नहीं होती थी, बहुत ही लिमिटेड ऐसी एरियाज़ थे जो अर्बन एरियाज़ में काउंट होते थे। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पॉइंट, दैट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होता है? इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक इकोनॉमी ऐसी होती है जो पब्लिक के कंट्रोल में होती है, एक प्राइवेट के कंट्रोल में होती है। बट इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना प्राइवेट सेक्टर करता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, वो एक किसका एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो लास्ट में हमारा पॉइंट आता है कॉलोनियल इकोनॉमी की। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुकी थी, यानी कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके अंडर कंट्रोल काम कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी वो ही फॉलो करने पड़ते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो भी सामान हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे उस पर ड्यूटी हटा दी थी, जिससे जो ब्रिटिश गुड्स थे वो सस्ते हो गए थे, तो इंडिया के लोग उसे ही खरीद रहे थे। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है सामान उस पर भी टैक्स हटा दिया, जैसे एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल है वगैरह, जिससे वहाँ पे भेजना बहुत ही ईजी हो गया। तो उन्होंने फोर्सफुल यहाँ पे इंडिगो ग्रो करवाई, उन्होंने कॉटन, जूट, ये सारी क्रॉप्स को ग्रो कराया क्योंकि इसमें उनका बेनिफिट था। उनकी कंट्री में तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था ना, तो उनको क्या चाहिए था, ये सारी रॉ मटेरियल चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पे फोर्सफुली फार्मरों से रॉ मटेरियल ग्रो कराया। तो ऐसे ऐसे चेंजेस जो इकोनॉमी में हुए, रूल्स रेगुलेशन, वो ओवरऑल कौन बना रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की जो हमारी इकोनॉमी थी वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो आज़ादी के बाद आई है ना, उससे पहले उस पर किसके रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको एक कॉलोनियल इकोनॉमी वो थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, या अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक आता है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने पूरी इकोनॉमी की बात करी, अब एक पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन थी वो हम देखते हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रही थी, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, वीट है, राइस है, शुगर केन, कोई भी क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम थी। अब क्यों कम थी? बिकॉज कि जो फार्मर के पास लैंड खुद की नहीं होती थी, काफ़ी सारा टैक्स उसे पे करना पड़ता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से जो हमारी प्रोडक्शन थी वो बहुत ही कम थी। सेकेंड आता है प्रोडक्टिविटी भी कम थी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जितने इनपुट हम लगा रहे हैं उसके बदले में कितना आउटपुट निकल के आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो वो भी बहुत ही कम थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम आज की डेट से एग्रीकल्चर आउटपुट को कंपेयर करें तो बहुत ही कम था 1947 में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब है कि कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी अनसर्टेन है कि किसी साल बहुत ही गुड्स क्रॉप हो जाते थे, किसी साल क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होती थी। मीन्स इसमें एक सिंपल सी लाइन लिखनी है आपने कि गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, पुअर रेनफॉल मीन्स पुअर क्रॉप, कि अगर तो बारिश होती थी तो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाती थी, बिकॉज वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती थी? रेनफॉल पे। क्योंकि फार्मर इतने पुअर थे, उनके पास कोई भी प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, तो अगर बारिश होती
होती थी तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाती थी, अदरवाइज उनकी प्रोडक्शन नहीं होती थी, क्रॉप्स ग्रो होती नहीं थी क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं थी। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये वर्ड काफ़ी बार रिपीट होएगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है कि जब एक फार्मर अपनी खुद की सेल्फ कंजप्शन के लिए क्रॉप्स को ग्रो करे, यानी उसने क्रॉप्स ग्रो करी और खुद ही कंज्यूम कर ली, उसने मार्केट में जाके उसे सेल आउट नहीं किया। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, यानी बहुत ज़्यादा जो फार्मिंग हो रही थी वो किस टाइप की होती थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। हर कोई क्रॉप्स को ग्रो करता था खुद की कंजप्शन के लिए, खुद खाने के लिए, रेदर देन उसको मार्केट में सेल करें। मार्केट में अगर हम सेल करते हैं क्रॉप्स को, उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो रहा था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रिवेल कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है गल्फ बिटवीन ओनर एंड टेलर ऑफ सॉइल, कि जो ओनर ऑफ सॉइल था और टेलर ऑफ सॉइल। टेलर ऑफ सॉइल होता है कि जो सॉइल पे काम कर रहा है और जो सॉइल का मालिक है, वो दो अलग अलग पर्सन होते थे। यानी कि मैंने बताया ना, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स होते थे जिनके पास क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड ही नहीं होती थी। दे आर लैंडलेस फार्मर, कि उनके पास ज़मीन ही नहीं थी जहाँ वो क्रॉप्स ग्रो करें। तो वो क्या करते थे, किसी से रेंट पे ज़मीन लेके उस पर ग्रो करते थे। जितनी भी प्रोडक्शन होती थी चाहे तो उसका प्राइस पे करते थे या फिर वो क्रॉप्स के टर्म्स में उन्हें पैसे देते थे। मतलब अगर 10 किलो क्रॉप्स ग्रो हुई है उस वीट पे, उस लैंड पे 10 kg वीट ग्रो किया है, तो उसमें से 8 kg तो वही ले जाता था ओनर, बाकी के 2-3 kg इनको बचते थे, जिसकी वजह से फार्मर विल कंटिन्यू टू रिमेन पुअर और मेन जो ज़मींदार थे उसको ही इसका बेनिफिट हो रहा था। तो ओनर अलग था सॉइल का और जो उस पर काम करने वाले पर्सन थे वो अलग थे, और उनके बीच में जो गल्फ था, मतलब उनके बीच में गैप था, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रहा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्मॉल होल्डिंग, यानी कि उनके पास जो पीस ऑफ लैंड थी वो भी बहुत ही स्मॉल थी। ठीक है, कि एक तो उनके पास ज़मीन थी नहीं फार्मर्स के पास, अगर किसी के पास ज़मीन होती भी है तो उसका एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता था, और वो भी स्कैटर, कि थोड़ी ज़मीन यहाँ है, थोड़ी किसी और एरिया में, थोड़ी किसी और गाँव में है, थोड़ी कहीं और है, कितनी दूर दूर होती थी। अगर वो एक ही जगह इतनी सारी लैंड होएगी तो उस पर हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास स्मॉल लैंड है कहीं कहीं पे, तो आप उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द बैकवर्ड सेक्टर था इकोनॉमी का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लैंड थी वो बहुत ही स्मॉल थी फार्मर्स के पास, ऊपर से वो स्कैटर थी कि कोई किसी जगह है, कोई किसी जगह है, और अगर एक ही जगह पे लैंड हो तो ईजिली हो जाता है फार्मर के लिए उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, बट ऐसा नहीं था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्मॉल एंड स्कैटर लैंड होल्डिंग थी। लास्ट में आपका पॉइंट आता है जमींदार सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आता है, सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 3 मार्क्स में कि व्हाट इज जमींदार सिस्टम, एक्सप्लेन जमींदार सिस्टम। तो ज़मींदार सिस्टम ध्यान से समझना है। अकॉर्डिंग टू ज़मींदार सिस्टम आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो ज़मींदार थे वो परमानेंट ऑनर होते हैं सॉइल के, कि जो ज़मींदार होता है वही उस सॉइल का मालिक रहेगा परमानेंट। ठीक है, सेकंड आता है कि ज़मींदार को ना एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी होती थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जैसे आज की डेट में भी हम अपनी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उस टाइम पे भी जो ज़मींदार होता था थर्ड जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो ज़मींदार है ना वो अपने टेलर से, यानी जो उस ज़मीन पे काम कर रहा है फार्मर, उससे जितना मर्जी चाहे टैक्स ले सकता था। यही इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक था वो यही था कि उनको ये परमिशन थी, वो जितना मर्जी चाहे उनसे टैक्स ले सकते थे। अब होता क्या था अल्टीमेटली, जो ज़मींदार था और गवर्नमेंट और टेलर, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशन बन गया था कि जो ज़मींदार है वो टेलर से जितना मर्जी टैक्स ले और उसमें से गवर्नमेंट को तो एक फिक्स अमाउंट ही जमा करानी है। तो अल्टीमेटली इससे गवर्नमेंट भी रिच हो ही जा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ज़मींदार भी रिच होता जा रहा था क्योंकि वो जितना मर्जी उससे टैक्स ले सकता है। फाइनल बर्डन जो था वो किस पे पड़ता था, टेलर ऑफ सॉइल पे, तो वो कंटिन्यू टू रिमेन पुअर। अब होता क्या था, ज़मींदार इससे मान लो 1000 रुपीज़ टैक्स ले रहे हैं, आगे गवर्नमेंट को तो सिर्फ 200 ही सबमिट करना है, और जो टेलर था उस पर ही तो इसका बर्डन आया, इसको भी 800 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। टेलर जो थे वो कंटिन्यू टू रिमेन पुअर ड्यू टू जमींदार सिस्टम। तो ये सबसे वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड का बैकवर्ड ही था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट में हमारा पॉइंट आता है फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। आपको पता होगा बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स थी जो उस टाइम पे ग्रो कराई जाती थी, जैसे कि इंडिगो होगी, ठीक है, कॉटन होगी, ये सारी क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता फोर्सफुली फार्मर से। मतलब वो अपनी मर्जी से इन क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते
थे, बिकॉज इंडिया में तो इसकी ज़रूरत थी नहीं, इंडस्ट्री नहीं थी, तो रॉ मटेरियल का क्या करते। उधर ब्रिटिश में क्या हुआ था, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। जब वो ब्रिटिशर इंडिया में आए, वो तो ट्रेड करने आए थे, बट उन्होंने देखा कि यहाँ की तो सॉइल बहुत अच्छी है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ इंडिगो बहुत ईजिली ग्रो हो सकती है, कॉटन ईजिली ग्रो हो सकती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, फार्मर को फोर्सफुली वो क्रॉप्स ग्रो करवाई जो उनके लिए बेनिफिट थी, इंडियन फार्मर के लिए बेनिफिट नहीं थी। उन्होंने फोर्सफुली कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कराया, जिसको फिर ये अपने कंट्री लेके गए, फिर उससे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया और वापस से वही सामान आके इंडिया वालों को ही बेच दिया। तो इन्होंने डबल गेम खेली कि इन्होंने यहीं से ही रॉ मटेरियल खरीदा और फिनिश गुड्स बना के यहीं पे ही मार्केट की तरफ से सेल कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शियल क्रॉप्स तो ग्रो हो रही थी। अब इसका नुकसान क्या हुआ, सोचो अगर हम इंडिगो ग्रो करते रहे, कॉटन ग्रो करते रहे, तो हमने सारे साल कमर्शियल क्रॉप्स ही ग्रो करी, फूड क्रॉप्स तो ग्रो ही नहीं करी। तो इससे क्या हुआ था, फूड की शॉर्टेज आ गई थी, वीट राइस इनकी प्रोडक्शन इतनी फॉल कर गई कि ये इतने भी ग्रो नहीं कर पाए हम कि जो हमारी पॉपुलेशन के लिए पूरा हो सके। तो फिर हमने फूड ग्रेन्स फ़ॉरेन से इंपोर्ट की थी। तो यहाँ से नुकसान ये हुआ कि फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन फॉल हो गई ड्यू टू द ग्रो ऑफ कमर्शियलाइजेशन क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर आपका एक टॉपिक था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्टेज थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें भी आपने 6 पॉइंट मैक्सिमम है, याद कर लेना, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इंडियन इकोनॉमी में, तो आप कोई भी 6 पॉइंट याद कर सकते हो। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट आती है या कोई और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।